लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल का मामला पेचीदा है, लेकिन अगर हिस्ट्री के नज़रिए से देखा जाए तो कहानी बिल्कुल साफ है। कहानी शुरू होती है 1916, जब पहला वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध चल रहा था। फिलिस्तीन तब तुर्की की उस्मानिया रियासत यानी कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने अरबों से वादा किया कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करें तो बदले में वो अरबों को आज़ादी देंगे। अरबी नेताओं ने इस ऑफर को कबूल किया और उस्मानिया रियासत के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन ये वादा झूठा था। बर्तानिया और फ्रांस एक सीक्रेट मीटिंग में सारे एरिया को आपस में बांटने का फैसला कर चुके थे। अंग्रेजों के हाथ में फिलिस्तीन और जॉर्डन दिया जाएगा और फ्रांस तुर्की, इराक, सीरिया, लेबनान इनके हिस्सों को अपने पास रखेगा। इस सीक्रेट अग्रीमेंट का नाम था साइक्स पीको अग्रीमेंट। वहां दूसरी तरफ यूरोप में थियोडर हर्जल नाम के एक यहूदी नेता ने जायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की। जायनिस्ट मूवमेंट की पहली मीटिंग 1897 में स्विट्जरलैंड में हुई। इस मीटिंग में हर्जल को जायनिस्ट मूवमेंट का लीडर चुना गया। जायनिस्ट लीडरों का मानना था कि यहूदियों को यूरोप में खतरा है और जरूरी है कि वो अपना अलग मुल्क बनाएं। वक्त के साथ कुछ क्रिश्चियन लीडर भी जायनिस्ट मूवमेंट में शामिल हुए, क्योंकि कुछ क्रिश्चियंस का मानना है कि जब तक यहूदियों का राज फिलिस्तीन पर नहीं होगा, मसीहा नहीं लौटेंगे। और एक छुपी हुई वजह भी थी। बहुत से यूरोपियंस यहूदियों को यूरोप से निकालना चाहते थे। वो अंदर से यहूदियों से नफरत करते थे, जिसका नतीजा आखिर में देखा गया कि हिटलर ने लाखों यहूदियों की जान ले ली। क्रिश्चियन जायनिस्ट में सबसे अहम थे लॉर्ड आर्थर बेल्फर। लॉर्ड बेल्फर 1902 से लेकर 1905 तक बर्तानिया के प्रधानमंत्री थे और बाद में 1917 में बर्तानिया के फॉरेन सेक्रेटरी। 1917 में लॉर्ड बैल्फर ने फेमस बैल्फर डिक्लेरेशन को जन्म दिया और पहली मर्तबा खुले तौर पर अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि फिलिस्तीन के ऊपर जायनिस्ट यहूदियों का हक है और वो इसका सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब अंग्रेज एक साथ तीन अलग अलग वादे कर रहे थे। पहला अरबों के साथ, दूसरा साइक्स पिको अग्रीमेंट और तीसरा यहूदी जायनिस्ट के साथ किया गया वादा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फिलिस्तीन के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, जैसे किसी वक्त में इंडिया के ऊपर था। मगर क्या अंग्रेजों को हक था कि वो फिलिस्तीन को उठाकर किसी और को दे दें? क्या ये उनकी पर्सनल मिल्कियत थी? नहीं। 1917 में जब बैल्फोर डिक्लेरेशन किया गया तो फिलिस्तीन में 90% मुसलमान अरब फिलिस्तीनी रहते थे और बाकी 10% में कुछ ईसाई और यहूदी थे। मगर ये अरबी यहूदी और ईसाई थे, ना कि यूरोपियन। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने तक उस्मानिया रियासत हार चुकी थी। अरबों ने उस्मानिया रियासत से बगावत कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीन का कंट्रोल तुर्कियों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने फिलिस्तीन को अरबों को नहीं दिया और अरबों के साथ धोखा हुआ। हुसैन इब्न अली, जिन्होंने उस्मानिया रियासत के खिलाफ बगावत की थी, उन्हें जॉर्डन दे दिया गया। 1920 तक ब्रिटिश आर्मी ने फिलिस्तीन के ऊपर राज किया और फिर 25 अप्रैल 1920 में सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार को फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा दे दिया गया। आखिर में 24 जुलाई 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने अंग्रेजों के कब्जे को अप्रूव कर दिया और अब फिलिस्तीन को कहा जाने लगा ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन। लीग ऑफ नेशन यानी कि जिसे हम आज यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में फिलिस्तीनियों की कतई नहीं सुनी। अंग्रेजों की मदद से जायनिस्ट मूवमेंट यूरोपियन यहूदियों को फिलिस्तीन भेजने लगा। हिटलर यूरोप में यहूदियों पर जुल्म कर रहा था और इससे बचने के लिए यहूदी फिलिस्तीन की तरफ आने लगे। सोचने वाली बात यह है कि यूरोप के दूसरे मुल्कों में यहूदियों को जगह नहीं दी जा रही थी।
शुरुआत में फिलिस्तीनियों ने यहूदियों के साथ रहम का मामला अपनाया और उनकी मदद की, अपने मुल्क में यहूदियों को जगह दी, पनाह दी। 1922 से लेकर 1935 तक यहूदियों की पॉपुलेशन यानी कि आबादी फिलिस्तीन में 10% से बढ़कर 27% हो गई। कुछ जमीनें अरबों से खरीदी गई और कुछ जमीन जबरदस्ती खाली कराई गई। इस पूरे मामले में अंग्रेज ज़ायनिस्ट यहूदियों का साथ देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता फिलिस्तीनियों को उनके ही मुल्क में दबाया जाने लगा, उन पर जुल्म होने लगे। फिलिस्तीनियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन आवाज को कुचल दिया गया। आखिर में 1947 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक तरीके से अंग्रेज यानी कि बरतानिया और अमेरिका के हुक्मरान के कब्जे में था। इस वक्त तक ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लोगों का इन्फ्लुएंस अमेरिका पर भी काफी मजबूत था और यूनाइटेड नेशंस ने एक अजीब फैसला कर दिया। ज़ायनिस्ट यहूदी जो यूरोप से आए थे उनको फिलिस्तीन का 55% हिस्सा दे दिया और वहां के मूल रहिवासी जो कि फिलिस्तीनी थे उनको सिर्फ 45% दिया गया, जबकि मुसलमान फिलिस्तीनी तादाद में यहूदी ज़ायनिस्ट से कई ज्यादा थे। इस नाइंसाफी के बाद भी ज़ायनिस्ट यहूदी खुश नहीं थे। उन्होंने और जगह दिए जाने की डिमांड की। 1948 के आने तक यहूदी जबरन फिलिस्तीनी गांव पर कब्जा करने लगे। इन हमलों में बहुत से फिलिस्तीनियों की जान और माल का नुकसान हुआ और ऐसा एक बहुत बड़ा हमला 15 मई 1948 में यहूदियों ने फिलिस्तीनियों पर कर दिया, जिसमें 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से निकाल दिए गए। इस हमले में तकरीबन 517 गांव बर्बाद कर दिए गए और 15,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हमले के नतीजे में तकरीबन 80% फिलिस्तीन के ऊपर यूरोप से आए ज़ायनिस्ट यहूदियों का कब्जा हो गया और फिलिस्तीन अपने ही देश में बेघर हो गए। इस हमले का नाम था नकबा। आज भी फिलिस्तीन के लोग उस दिन को नकबा के नाम से याद करते हैं। इसके आगे भी फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म होते रहे, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू हुई। ज्यादातर ज़ायनिस्ट दुनिया को बताते हैं कि फिलिस्तीन एक खाली जगह थी। उन्होंने अपने ऐतिहासिक हक के तहत शरण ली, अपना घर बनाया, मगर ये गलत बात है। फिलिस्तीन में अरब फिलिस्तीनियों की एक बड़ी तादाद थी और ये लोग नकबा होने से पहले एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे जो कि इनसे छीन ली गई। दोस्तों, फिलिस्तीन की हकीकत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं आगे भी इस टॉपिक पर कुछ और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि आगे भी एक और नकबा हुआ था। थैंक यू।